So hey guys, welcome back to my YouTube channel Education Ocean and today I'm back with a new video. तो गाइज हम लोगों का आज का वीडियो होने वाला क्लास 9th जेके बोस ट्यूलिप सीरीज़ का चैप्टर 3 जो है सेंट ऑफ गटर्स। तो गाइज ये वाला चैप्टर आई फाउंड कि बहुत इसकी जो लैंग्वेज में थोड़ा मुझे लगा, इसलिए आई थॉट टू मेक अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो जो सेंट ऑफ गटर्स ये जो चैप्टर है ये लिखा हुआ है प्रोफेसर नीरजा मटू ने, एंड इनके बारे में हम लोग इस पूरे पर्टिकुलर पैराग्राफ में जानने वाले हैं कि प्रोफेसर नीरजा मटू एक्चुअली कौन है, क्या मतलब इनका जॉब है, मैक्सिमम ईच एंड एवरीथिंग, एंड आफ्टर दैट वी गोना बी स्टार्टिंग आवर चैप्टर। तो गाइस सबसे पहले तो प्रोफेसर नीरजा मटू हैं कौन है, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द मीनिंग ऑफ द चैप्टर 2। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर नीरजा मटू डिड हर एमए इन इंग्लिश फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी इन 1958। तो 1958 में जो प्रोफेसर नीरजा मटू थी उन्होंने अपना एमए करा था इंग्लिश में, और उसके बाद वो एक प्रोफेसर बन गई और फिर प्रिंसिपल बन गई 1981 में, और इन गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन एमए रोड फ्रॉम वेयर शी हैड ग्रेजुएटेड इन 1956। तो 1956 में उसी सेम कॉलेज से जहाँ पे प्रोफेसर बनी, प्रिंसिपल बनी, वहीं से उन्होंने अपना क्या किया था, एमए भी करा था, मतलब ग्रेजुएशन करा था। शी स्टेड इन द सेम कॉलेज टिल हर रिटायरमेंट, यानी 1995 तक वो उसी कॉलेज में रही। शी वॉज अवॉर्डेड अ विजिटरशिप बाय द ब्रिटिश काउंसिल। तो इनका एक अवार्ड है, विजिटरशिप अवार्ड, जो उन्हें मिला था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने काम किया था, रिसर्च करी थी, उसके लिए उन्हें मिला था। और उसके बाद उन्हें एक सीनियर फेलोशिप अवार्ड भी मिला था लिटरेचर में, और ये मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे आप एजुकेशनल मिनिस्ट्री के नाम से पर्टिकुलरली जानते हो, उन्होंने भी किया था ऑन 4 कश्मीरी वुमेन पोइट्स। सो गाइस एक्चुअली दिस इज नॉट एनी सॉन्ग या ऐसा बोलो भैया लिरिकल गाना है कोई, ऐसा कुछ नहीं है। 4 कश्मीरी वुमेन पोइट्स इज एक्चुअली बुक रिटन बाय नीरजा मटू, ठीक है, पर्टिकुलरली इन्होंने बुक लिखी है। गाइस देखिए ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है राइटर का, इसमें आपको इनका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ इन्होंने काम किया, इनके थोड़े बहुत जो इनके कारनामे हैं यानी इनकी रचनाएं हैं, इनके क्रिएशंस हैं, उनको मतलब ध्यान में रखना है आपको। तो उनके पब्लिकेशंस में इन्होंने सारे यहाँ पे बताए हुए हैं, इनको आपने एक बार पढ़ लेना है। और अभी प्रोफेसर जो नीरजा मटू है उनके बारे में बताया कि वो प्रेजेंटली श्रीनगर में अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। तो अब नाम के ऊपर चलते हैं भैया, नाम जब तक समझ नहीं आएगा तब तक चैप्टर समझ नहीं आने वाला। तो सेंट ऑफ गटर्स है क्या, तो आई वॉज वॉन्डरिंग एंड मुझे पता चला कि एक्चुअली मदर टेरेसा को एक टाइटल मिला हुआ है सेंट ऑफ गटर्स का, क्योंकि वे उन लोगों की हेल्प करती थी जो इतने लोअर स्टेटस के थे, जैसे हम बोलते ना भैया गटर में रहने वाले लोग हो तुम लोग, तो उस तरीके के बोलते नहीं हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ऐसी सोच है वाहियात सी, तो उन्हीं कुछ लोगों के बारे में बताया जाता है कि भैया वो ऐसे ऐसे बोलते थे, उनको ज़रा ट्रीट करते थे, और इसी वजह से उन लो स्ट्राटा के लोगों का अगर कोई सेंट था, उनके लिए कोई दूत बन के गया, तो वो थी हमारी मदर टेरेसा, और दिस इज द टाइटल दैट इज गिवन टू मदर टेरेसा बाय द कॉमन पीपल आउट देयर। ओके, सो दिस चैप्टर, दिस लेसन इज रिटन बाय प्रोफेसर नीरजा मटू, इट्स नेम इज सेंट ऑफ द गटर्स। तो पूरा नाम याद रखना है। अब गाइस देखिए बहुत बार क्या होता है, हम लोग चैप्टर तो पढ़ते जाते हैं मगर हम उसकी मीनिंग ही डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको साइड में पर्टिकुलरली कुछ बॉक्सेस देती जाऊँगी जहाँ पे आपको मेजर मीनिंग्स लिखे रहेंगे, ताकि आपको वो स्क्रीनशॉट ले सको और फिर अपनी बुक पे वो पर्टिकुलरली नोट डाउन कर सको, ठीक है। तो होते हैं हाउ मेनी अस आर विलिंग टू डिवोट अवर लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ पुअर एंड द नीडी। तो मतलब आप में से कितने लोग हैं जो गरीब लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, उनकी भलाई चाहते हैं, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, एंड आपको उसका आंसर करना है। ट्रू वर्शिप लाइज इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो गाइस ट्रू वर्शिप, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि भैया थोड़ा सा हमने दान वान कर दिया, दान पुण्य कर दिया, एंड इट्स ऑल। नो गाइस, पूरी ज़िंदगी जो संघर्ष चलता रहता है ना, मैनकाइंड यानी इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए अपनी सर्विस को देते रहना है, दैट इज़ एक्चुअली रियल वर्शिप। तो उसी असली प्रार्थना को अपने मन में लेकर के हमें चलना चाहिए, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, दिस बॉक्स। अब चलते हैं नीचे, हम अपने मेन चैप्टर के ऊपर जो है, लेसन के ऊपर जो है सेंट ऑफ द गटर्स। तो बोलते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स ऑफ द 20th सेंचुरी ऑफ वुमेन नाउन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज मदर टेरेसा। तो गाइस मदर टेरेसा को कौन ऐसा इंसान है जो नहीं जानता, बच्चे से बूढ़े हर इंसान जानते हैं मदर टेरेसा को। तो मतलब ग्रेटेस्ट फिगर अगर कोई थी 20th सेंचुरी की तो वो थी हमारी मदर टेरेसा। अगर वुमेन की बात की जाए पर्टिकुलरली इन दैट फील्ड, मदर टेरेसा वाज अ वुमेन जो कि पूरी दुनिया, पूरा संसार जो इनको जानता है। शी डिड नॉट होल्ड एनी पावरफुल पोजिशन इन पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट, येट शी रूल्ड ओवर द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ काउंटलेस नंबर ऑफ पीपल इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। उन्होंने कोई पावरफुल पोजिशन तो भैया होल्ड नहीं करी थी पॉलिटिक्स में, या फिर कोई ऐसा भी बहुत ही बिलियनरी हूँ वो कि भैया लोगों के ऊपर वो राज करेंगी, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अपने वर्क्स के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने जितने भी वो काम करती थी उन्हीं के द्वारा जो मतलब अनगिनत लोगों के मन में उन्होंने अपना एक स्टेटस बनाया, उन्होंने कैसी अपनी छवि बनाई कि मतलब इतने सारे लोगों के दिलों पे वो इतने सालों तक राज करती थी, और आज भी बहुत सारे लोग उनको बहुत फॉलो करते हैं।
शी वॉज अवॉर्डेड द हाइएस्ट ऑनर्स बाय अ ग्रेटफुल वर्ल्ड इंक्लूडिंग द नोबेल पीस प्राइज। तो इस दुनिया ने उन्हें क्या दिया, इस दुनिया ने उन्हें एक सम्मान दिया एक नोबेल पीस प्राइज के रूप में। यू माइट बी फैमिलियर, यू विल बी डेफिनेटली फैमिलियर दैट शी हैज बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अवार्ड दैट इज नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज ने मिला था। She had no material possessions of her own as she had dedicated herself to a life of poverty and humble submission to God. Yet the rich, the famous and the powerful flocked to her to become a part of her mission and to give some real meaning to their lives. तो बोलते हैं कि जो हमारी मदर टेरेसा थी, इनको कोई मटेरियल पोजीशन नहीं थी, अभी हमें ये भी ले लूँ, मैं वहाँ से भी हाथ मार लाऊँ, मैं वो कपड़ा भी ले लूँ, मैं ये वाला फर्नीचर ले लूँ, मैं ये वाला घर बना लूँ, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी तैयार कर लूँ। ऐसा इनको कुछ भी नहीं था, अपने लिए कुछ वो चाहती नहीं थी करना। एज शी हैड डेडिकेटेड, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से गरीब लोगों में गरीब लोगों को सर्व करने के लिए उन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया था। शी वॉज कम्प्लीटली डिवोटेड टुवर्ड्स ऑल द पुअर पीपल एज वेल एज टुवर्ड्स गॉड, कि वो भगवान के प्रति अपना जो श्रद्धा थी वो दिखाती थी। और फिर भी जो सबसे अमीर, सबसे पावरफुल, सबसे मशहूर लोग थे, वो भी फिर भी एक भीड़ में उमड़ के उनके पास आते थे कि भैया मैम या मदर टेरेसा, आप हमें बताइए कि हम आपकी कहाँ हेल्प कर सकते हैं और आपके मिशंस में कहाँ कहाँ हमारा सहयोग मतलब हम आपको दे सकते हैं, कि आप हमें बताइए। तो इस तरीके की थी हमारी मदर टेरेसा, और लोग उनके पास जाते थे अपने जीवन को एक सही मतलब देने के लिए। और इसलिए ये इन्होंने स्टेचर, तो गाइस ये अचीवमेंट, ये स्टेटस उन्होंने सोसाइटी में कैसे बनाया, तो इस सारे के सारे जर्नी को हम कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर में, जो है इस लेसन में, जो है द सेंट ऑफ द गर्डर्स। ठीक है, तो चलते हैं ऊपर मीनिंग्स में। तो यहाँ पे पहला मीनिंग है पोजिशन, तो वही मैंने बताया था कि उनको मटेरियल पोजिशन नहीं था। फ्लॉक्ड होता है एक क्राउड में मूवमेंट करना, और स्टेचर होता है अचीवमेंट, कि उन्हें एक पर्टिकुलर अचीवमेंट मिला था, उन्होंने एक स्टेटस बनाया था। तो देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर, जो थी हमारी प्यारी सी मदर टेरेसा। On 26th August 1910, a girl was born in Skopje, a city which was a part of Albania at that time, but later became a part of Yugoslavia. Okay, so she was named एग्नेस गोन्सा बुजाक्सियो। तो गाइस क्या होता है, 26 अगस्त 1910 में एक लड़की का जन्म होता है स्कॉप्जे में, एक सिटी है जो कि पहले अल्बानिया का पार्ट है लेकिन अब यूगोस्लेविया का पार्ट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में स्पेशली आ सकता है। तो उस लड़की का नाम क्या था जिसका जन्म 26 अगस्त 1910 में हुआ था अल्बानिया में? हर नेम वाज एक्चुअली एग्नेस गोन्सा बुजाक्सियो। तो उनका नाम था एग्नेस गोन्सा बुजाक्सियो। अब जो उनके डैड थे, देखिए यहाँ पे मैंने मीनिंग्स को एक बॉक्स में रखा हुआ है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक्स। ओके, सो हर फादर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन डाइड व्हेन शी वाज 8। जब वो सिर्फ 8 साल की थी तो उनके जो डैड थे, उनके पिता थे, उनकी मृत्यु हो गई, ही वाज नो मोर। जब वो मर जाते हैं, देन द फैमिली वाज लुक आफ्टर बाय द मदर जाना। तो उनकी माँ का नाम क्या था? माँ का नाम था जाना। तो फादर का नाम यहाँ पे नहीं गिवन है। हर मदर्स नेम वाज जाना, हुज स्किल एट स्टिचिंग एंड नीडल क्राफ्ट प्रोवाइडेड हर विद अ लाइवलीहुड। तो मतलब जो भी उन्हें फैमिली के लिए खर्चा चलाना होता था, तो सारा का सारा उनकी मदर के शोल्डर्स के ऊपर बर्डन था। क्यों था? क्योंकि उनके फादर की डेथ हो गई थी और वो अपना काम कैसे चला रही थी? एम्ब्रॉयडरी करके, डिज़ाइन बना करके किसी भी प्लेन कपड़े के ऊपर। द फैमिली वॉज रेज्ड इन अ डिवॉइड रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन। तो गाइस जिन जिन लोगों ने पढ़ लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन एसएसटी में, तो उन्हें तो पता ही होगा कि भैया कैथोलिक रिलीजन है क्या, क्योंकि दे विल बी डेफिनेटली फैमिलियर। अब जिनको नहीं पता वो सुन लो, रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन डिवाइड तो सबसे पहले होता है कि जिसका एक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस मीनिंग होता है। बिकॉज हमें पता है जैसे कुछ हिंदू होते हैं ना, बहुत कट्टर किस्म के, मतलब बिल्कुल ही वो एक हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, लाइक दे आर नॉट गोइंग टू ईट नॉन वेज फूड एनी मोर। वो बहुत ही ज़्यादा व्रत वगैरह पूजा पाठ करते हैं। उसी तरह से जो हमारे कैथोलिक ट्रेडिशन जो क्रिश्चियंस रहते हैं, उनमें ये डीप रिलीजियस मीनिंग वाला जो एक रिलीजन है रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन, ये फैमिली से बिलोंग करती थी। राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड एग्नेस वुड लव टू स्पेंड टाइम इन द चर्च। जैसे कि बाकी बच्चे भी होते हैं, कुछ को खेलना पसंद है, कुछ को फ़ोन चलाना पसंद है आज प्रेजेंट टाइम पे। तो उसी तरह से जो एग्नेस थी, उन्हें हमेशा चर्च में टाइम स्पेंड करना पसंद होता था। फ्लावर्स को, मतलब फ्लावर्स की हेल्प से माला वगैरह बुनती थी, वो सब कुछ करती रहती थी। फ्लैग्स और बैनर्स बनाती थी फेस्टिवल्स के लिए, और सिंग करती थी चर्च क्वायर के साथ। तो क्वायर, चर्च क्वायर क्या होता है एक्चुअली, जो मतलब एक बैंड टाइप बोल सकते हो, जहाँ पे सारे लोग मिलकर के गाना गाएंगे, वो था चर्च क्वायर। शी वॉज ऑल्सो अ कीन लिसनर टू स्टोरीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज गोइंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू सर्व, एजुकेट एंड टर्न टू द पुअर। तो जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज, यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हु वाज ऑल्सो अ मिशनरी। तो बहुत सारी ऐसे मिशनरीज की कहानियाँ सुनने उन्हें बहुत पसंद था, जो कि पूरी दुनिया में क्या करने के लिए जाते थे? सर्व करने के लिए जाते थे, लोगों को एजुकेट करने के लिए जाते थे, और गरीब लोगों की स्पेशली बहुत मदद करते थे, अनपढ़ लोगों की मदद करते थे, बीमार लोगों की मदद करते थे। द लाइफ ऑफ डेडिकेशन फैसिनेटेड हर। तो जो उनकी लाइफ थी डेडिकेशन की, वो फैसिनेट करती थी। अब गाइस फैसिनेट क्या होता है? फैसिनेट होता है अट्रैक्ट करना। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, यू कैन राइट इट डाउन। दैट इज फैसिनेट होता है किसी चीज़ के प्रति आकर्षित हो जाना,
अट्रैक्ट हो जाना। तो ये जो लाइफ थी वो मतलब हैरान होती थी उसको देख कर, हमेशा उसकी तरफ आकर्षित हो जाती थी। दीज एक्टिविटीज अलॉन हाउएवर नॉट मेक हर आउट एज एन एक्सेप्शन। तो ये तो मतलब कॉमन बच्चा भी बहुत सारे बच्चे करते हैं। लाइक व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो जब मैं अपनी नानी के घर रहती थी, आई यूज टू गो टू द टेम्पल। अब ये थोड़ी है कि भैया मैं मदर टेरेसा बन गई, ऐसा कुछ नहीं था, मगर ये तो वो कॉमन काम थे जो वो करती थी। अब ये सारे काम उनको एक्सेप्शन नहीं बना रहे। अब हुआ क्या कि जिससे वो एक एक्सेप्शन बन गई। इट वॉज व्हेन शी वाज 15 दैट समथिंग हैपेंड दैट चार्टेड एन इंटायरली डिफरेंट कोर्स ऑफ हर फॉर हर। तो गाइज सबसे पहले तो बता दूं कि चार्टेड का मतलब होता है मैप आउट, एक अलग से कंक्लूजन निकाल के लाना। तो जब वो 15 ईयर्स की होती हैं, कुछ ऐसा हो जाता है कि भैया जिसने तो बिल्कुल ही उनका कंक्लूजन ही अलग कर दिया कि भैया मदर टेरेसा को बिल्कुल ही बदल दिया कि मदर टेरेसा कुछ थी और जो लड़की एग्नेस गोंसा बुजाक्सियो थी वो कुछ और बन गई। तो मतलब जो एग्नेस गोंसा बुजाक्सियो से लेकर के जो मदर टेरेसा तक का जो सफर था वो शायद स्टार्ट हो चुका था व्हेन शी वाज ऑफ 15 ईयर्स। She was on a trip to the mountains when suddenly she had a feeling that someone was calling out to her saying follow God and serve others। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ follow God and serve others, इस लाइन को याद रखना। तो क्या होता है जब वो एक ट्रिप में गई होती है माउंटेन्स में, तो वहाँ पे उन्हें एक ऐसा फीलिंग आता है अंदर से कि भैया कोई उसको बुला रहा है, अंदर से कोई मतलब आत्मा की आवाज़ आ रही है, भैया अच्छी आत्मा बुरी आत्मा, अच्छी आत्मा की आवाज़ आ रही है, भगवान को फॉलो करो और दुनिया को सर्व करो, दुनिया के लिए कुछ करके दिखाओ। In our own Eastern mystic tradition too, it is believed that an inner voice calls out a person if God has some special task cut out for him or her. So this experience of hers should not come as a surprise to us. तो गाइस देखो ना, हम लोगों के ईस्टर्न ट्रेडिशन में भी, हमारे मिस्टिक ट्रेडिशन मतलब जो रहस्यवादी हमारा ट्रेडिशन है, पुराने जो हमारे विचार और ख्यालात चलते आ रहे हैं, उनमें भी जो हमारी प्रोफेसर नीजा मटू हैं वो कहती हैं कि हमारे ईस्टर्न मिस्टिक ट्रेडिशन में भी ऐसा होता है कि बहुत बार हमारी अच्छी वाली आत्मा बोलती है कि भैया तुम भगवान ने तुम्हारे लिए कोई पर्टिकुलर काम चुन करके रखा। और ये एक्सपीरियंस कॉमन है, किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी किसी को किसी भी अंतरात्मा बुला सकती है। About this time, Agnes had also heard that somewhere around this world is a place called India and had already made up her mind to become an missionary। तो जो हमारी प्यारी सी मदर टेरेसा, हमारी एग्नेस गोंसा बुजाक्सियो रहती हैं, क्या होता है कि मतलब इस टाइम तक तो उन्होंने कुछ सुन लिया था कि भैया कहीं पूरी दुनिया में कोई जगह है, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, और उन्होंने अपना माइंड बना दिया कि भैया मैं तो मिशनरी बनने वाली हूँ, मैं तो सन्यासन, मैं तो नन बनने वाली हूँ। शी वॉज नाउ डिसाइडेड टू लीव होम, बिकम अ नन एंड लीड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड चैस्टिटी एंड सर्व द पीपल। तो वो उन्होंने सोच लिया था कि भैया मैं अपना घर छोड़ दूंगी, आई विल बी अवे फ्रॉम ऑल माई फैमिली, एक नन बन जाऊंगी, एक सन्यासन बन जाऊंगी, जैसे सन्यासी साधु संत टाइप बन जाऊंगी, ऊपर मीनिंग लिखा हुआ है तो लेके चलती हूँ, या है नन सन्यासन, ठीक है, एक सन्यासन बन जाऊंगी एंड मतलब जो कि अपनी फैमिली से वगैरह से मतलब दूर ही रहूंगी, मैं इतना इस दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। शी हैड ऑलरेडी थॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, उन्होंने सब कुछ रिजॉल्व करके रख दिया होता है, और मैं मतलब गरीबी की जिंदगी जीऊंगी। और चैस्टिटी, तो गाइस चैस्टिटी होता है प्योरिटी, पवित्रता का जो एक जीवन है उसे मैं पायस रखूंगी, अपने जीवन को पवित्र रखूंगी, ठीक है, मतलब ये जो हमारा लाइफ में मोह माया का चक्कर है, जाल है, बंधन है, इससे मैं दूर रहने वाली हूँ। तो उन्होंने सोचा था सब कुछ। शी हैड आल्सो रिजॉल्व दैट शी वुड गो टू कोलकाता इन इंडिया टू सर्व द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, दैट वाज टू बी द मिशन ऑफ अ लाइफ। तो उनका मिशन क्या था जिंदगी का कि गरीब से गरीब को भी हमने क्या करना है, सर्व करना है। तो मतलब उन्होंने रिजॉल्व करना मतलब अपने दिमाग में एक फाइनल डिसीजन ले लेना, थॉट बना लेना कि भैया मैं करने तो वाला हूँ, कुछ तो कुछ करके दिखाना है मैंने। तो बोलते हैं कि जब उन्होंने सोचा कि भैया मैं तो कोलकाता जाऊंगी और वहाँ जाकर के मैं पोरेस्ट ऑफ द पोर यानी गरीब से गरीब इंसान की मदद करूंगी, वहाँ पे उसको सर्व करूंगी, और यही उनका मिशन था। क्या था? टू सर्व द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ठीक है। एज प्रिपरेशन फॉर हर रियल मिशन शी वेंट टू आयरलैंड एंड ज्वाइन द कॉन्वेंट ऑफ द सिस्टर्स ऑफ लोरिटो इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश बिफोर शी वेंट टू बंगाल। तो गाइस देखिए, हमारा जब एक टाइम स्टार्ट होता है व्हेन वी एक्चुअली लर्न टू स्टडी, दैट टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हमें सब समझना होता है, और इसी तरह समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं तो भैया जाना ही पड़ेगा। उसी तरह से वो कहाँ चली जाती हैं? वो चली जाती हैं आयरलैंड में। अब आयरलैंड में जाती हैं कॉन्वेंट ऑफ द सिस्टर्स ऑफ लोरिटो नाम करके कॉन्वेंट था, जिस तरह का स्कूल्स होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स होता है, इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे हमारी मदर टेरेसा, हमारी एग्नेस गोंसा बुजाक्सियो जाती हैं, और वहाँ पे वो क्या करती हैं? इंग्लिश स्टार्ट करती हैं, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो अपनी लैंग्वेज में जाकर के बोलेंगे लोगों को समझ तो आने नहीं वाला। शी न्यू दैट एंड दैट्स व्हाई शी वांटेड टू लर्न इंग्लिश एंड बिफोर शी वेंट टू बंगाल, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो कोलकाता जाएंगी, तो बंगाल में जाने से पहले उन्होंने सोचा था कि मैं इंग्लिश सीख करके जाऊंगी। Agnes arrived in Kolkata in 1929 and was sent by her order to Darjeeling in West Bengal to begin her novitiate, that is a period of study and prayer which every nun must undergo before she finally becomes a nun at the convent। तो गाइस देखिए, आपको नोविशिएट का मीनिंग फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ऊपर मैंने नहीं दिया हुआ था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि इसका मीनिंग यहाँ दे रखा है कि ये एक ऐसा पीरियड होता है पढ़ाई का, प्रार्थना का, जब कोई भी जो नन है, कोई सन्यासन है, वो एक टाइम पीरियड होता है जो हर एक नन को फेस करना पड़ता है, मतलब एक नन बनने से पहले एक्चुअली, ठीक है।
तो कन्वेंट में जब वो रहती थी, तो जिस तरह कोई इंस्टीट्यूशन था, तो जब एग्नेस कोलकाता पहुंचती है 1929 में, ये इसको ध्यान रखिएगा 29 में, तो वो मतलब उनका जो भी ऑर्डर होता है, जो उनका एग्रीमेंट वगैरह उसके हिसाब से, तो वो दार्जिलिंग में उनको जाना होता है ताकि वो नोविशिएट यानी जो भी उनका काम है नन बनने का, ये जो सपना है वो पूरा करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा भैया। कोचिंग की तो जरूरत पड़ेगी ना, एक सर्टिफिकेट तो चाहिए दिखाने के लिए, भैया लो मैं नन बन गई हूँ प्रोफेशनली। तो इसलिए वो क्या करती हैं, वो पीरियड होता है लाइफ का नन, मतलब किसी भी सिंपल पर्सन के लिए अगर उसको नन बनना है, एक लड़की के लिए अगर उसको नन बनना है, तो कॉन्वेंट में उसको सब कुछ पढ़ना वरना पड़ेगा, तो उसके लिए वो जाती है नोविशिएशन करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम प्रेयर शी स्पेंड हर टाइम इन लर्निंग हिंदी एंड बंगाली, तो मतलब ये सब कुछ तो वो कर रही होती है, नोविशिएशन तो कर रही होती है, नोविशिएट कर रही होती है, मगर वो टाइम स्पेंड करती है हिंदी और बंगाली लर्न करने में। शी एक्चुअली वांटेड टू कम इन प्रॉपर कॉन्टैक्ट विद ऑल द कॉमन पीपल आउट देयर, ताकि वो जो कॉमन पीपल है उनसे बात कर सके जिनको वो एक्चुअली सर्व करने आई है, क्योंकि भैया अंग्रेजी में तो अब गरीब इंसान तो बात कर नहीं सकता। Then she began to teach in schools run by the sisters of Lorito, first at Darjeeling and then at Kolkata। देखिए क्या होता है, जब हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था द सिस्टर ऑफ लोरिटो नाम करके एक कॉन्वेंट था, एक इंस्टीट्यूशन था, तो जहाँ पे वो एक ब्रांच में एक वहाँ के एक स्कूल में दार्जिलिंग में काम करती हैं, उसके बाद वो कोलकाता चली जाती हैं। शी टुक हर फाइनल वोस, तो गाइस वोस होते हैं प्रॉमिस करना, प्लेज करना, जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आज वो सेरेमनी में बोलते हैं, तो उसी तरह से जो उनका एक, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्लेज, ठीक है, जब वो प्लेज करने के लिए जाती हैं, प्लेज सेरेमनी होती है, ओथ सेरेमनी होती है, प्रॉमिस करना होता है कि भैया मैं नन बन चुकी है प्रोफेशनली, आई एम अ नन नाउ। तो 1937 में जब वो जाती हैं और रिज्यूम करती हैं कि भैया मेरा नाम होगा थेरेसा, बिकॉज शी वॉज नेम ऑफ द पैट्रन सेंट ऑफ मिशनरीज। तो जो भी वहाँ का मतलब गाइडिंग सेंट होता है, जो किसी को दूसरे मिशनरीज, दूसरे नन्स को जो गाइड करता है, उनका होता है थेरेसा। तो इसलिए वो बोलती है भैया मैं नाम लेने वाली हूँ थेरेसा, और दैट वॉज ऑल कि भैया मैं प्रॉमिस ले रही हूँ, मैं प्लेज ले रही हूँ कि भैया मैं प्रोफेशनली नन बन चुकी हूँ। While teaching the Indian girl students from affluent backgrounds at St. Mary School, Kolkata, Sister Theresa, as now called up, could not keep her eyes away from the desperately poor and homeless who lived in the streets of the city in slums। तो जब वो एफ्लुएंट यानी बहुत ही अमीर बैकग्राउंड वाले लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। गाइस देखिए, जो भी हमारे बड़े बड़े स्कूल होते हैं वहाँ पे तो भैया नाली से उठ करके तो लोग जा नहीं सकते पढ़ने के लिए, जो भी हमारे झोंपड़े रहते हैं वहाँ से तो जा नहीं सकते। तो जब वो एफ्लुएंट बैकग्राउंड के लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करती हैं सेंट मैरी स्कूल्स में, तो कोलकाता में, तो उनको रियलाइज़ होता है कि भैया मैं जो करने आई हूँ क्या मैं वो कर रही हूँ। तो जो अपनी आंखें हैं वो उनको दूर नहीं रख पाती हैं। डेस्परेटली होता है एक्सट्रीम पुअर और होमलेस लोग थे जिनके पास बिल्कुल घर भी नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, जो कि बिल्कुल छोटी छोटी स्ट्रीट्स में, गलियों में, नदियों, मतलब नालियों के पास में ऐसी स्लम्स में पड़े रहते थे, और उनको कुछ लाइफ का कुछ मोटिव ही नहीं था। The conditions in which they existed were appallingly unhygienic। appallingly होता है एक्चुअली causing shock, तो या फिर very bad, यानी कि मतलब इतना वाहियात, इतना घटिया कि जो आपने एक्सपेक्ट भी ना करा हो, मतलब इतने गंदे अनहाइजीनिक एरिया में वो रहते थे। कौन? वहाँ की लड़कियाँ या वहाँ के कॉमन पीपल, दोज हु वर वेरी पुअर, बिलो इवन द पॉवर्टी लाइन। The filth and stink were nauseating and it was no wonder that they suffered from all kinds of diseases। तो अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे समझिएगा। The filth and stink were nauseating, यानी कि जो filth था, जो dirt था, जो वाहियात सी बदबू थी, वो nauseating थी। nauseating क्या होता है एक्चुअली? इट मीन्स हॉरेड, मतलब सोच के भी बंदे को डर लग जाए ऐसी स्मेल थी वहाँ की। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मीनिंग्स मैंने सब मेंशन करी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। तो देखिए हॉरेड थी, बहुत ही बदबूदार, मतलब सोच के भी बंदे को भैया उल्टी आ जाए, इतनी गंदी वहाँ की सिचुएशंस थी, बदबू थी, गंदगी थी। एंड ये सब कुछ वहाँ पे हो रहा था, सिंपल सी बात है, वहाँ पे हो रहा था, और ये कोई मतलब हैरानगी की बात नहीं की थी। वहाँ के लोग कॉमन डिजीज से सफ़र कर रहे थे। Sister Teresa could see that the hospitals and other civic amenities were stretched to the limit in this steaming metropolis, so she would sometimes carry the worst cases of the street herself, clean them up and look after them till they recovered or died। She could not bear to see anyone dying without the dignity that every death deserves actually। तो क्या होता है जब मदर टेरेसा मतलब देखते हैं कि भैया हॉस्पिटल्स हों, कोई भी सिविक मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे एमेनिटीज़ होती हैं एक्चुअली, वहाँ की यूजफुल फैसिलिटीज़, जो भी उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक सीमित है? वो सीमित है सिर्फ और सिर्फ टीमिंग मेट्रोपोलिस, मतलब कि जो भरा हुआ महानगर है, जो भरा लोग हैं, जिनकी जेबें भरी हुई हैं, उन्हीं के पास में सब कुछ है। बाकी जो बेचारे थोड़े खाली हैं, उनके पास बस ठेंगा ही मिल जाएगा। तो इसलिए वो क्या करती थी, कभी कभी जो बहुत ही वाहियात केसेस होते थे वहाँ के स्ट्रीट के, वो उनको भी लेकर के आती थी और उनको क्लीन करना। कौन? मदर टेरेसा। शी यूज्ड टू क्लीन ऑल ऑफ देम। जब यहाँ तो वो रिकवर हो जाते थे या फिर तो उनकी मृत्यु हो जाती थी। क्योंकि वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि वो चाहती थी कि मतलब एक डिग्निटी होती है मरने की, भैया एक
अगर हम सेम होते इतनी बुरी मौत इंसान मर सकता है। लेकिन जो एक 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 लेवल होता है, मतलब इतनी बुरी मौत उन लोगों को मिलती थी कि भैया नालियों में उनकी जो लाशें वो पड़ी रहती थी और नो वन वाज देयर, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं होते थे कि ध्यान रखें कि भाई हमारा हाँ फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई है, हमें उसका अंतिम संस्कार करना है, क्रियाक्रम करना है, ये करना है, वो करना है। नो बडी हैड द टेंशन आउट दैट, क्योंकि उन्हें पता था कि भैया हमारा भी यही हाल होने वाला है। तो मतलब एक डेथ का जो एक मतलब बहुत ही यू कैन इवन इमेजिन दैट, इतनी बुरी तरह से लोगों की हालत होती थी। वन डे 1946 में एक दिन क्या होता है, वन शी वॉज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन फ्रॉम कोलकाता टू दार्जिलिंग, जब वो कोलकाता से दोबारा दार्जिलिंग जा रही होती हैं, शी हर्ड अ वॉइस लाइक द वन विच शी हैड हर्ड बिफोर टेलिंग हर दैट नाउ शी मस्ट लीव द कॉन्वेंट एंड हेल्प द पुअर बाय लिविंग विद देम। तो गाइस देखिए, अब वो टीच कर रही थी, एक्चुअली शी वॉज टीचिंग एज अ नन। देखिए जो क्राइस्ट स्कूल्स में, कॉन्वेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ते होंगे, उनसे कुछ रिलेट कर पाते होंगे, लाइक आई वॉज इन माई चाइल्डहुड आई वाज इन अ क्राइस्ट स्कूल। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे सिस्टर्स रहती हैं, दे डोंट एक्चुअली मैरी, वो अपना जो सारा लाइफ रहता है वो एज अ नन, मतलब जो उनको खाने पीने के लिए चाहिए पैसा वो बस वो लेंगी एंड दे विल बी लाइक अ नन, वो अपना जीवन समर्पित कर देती हैं। तो इन द सेम वे वो नन होती हैं, वो सब कुछ कर रही होती है सिस्टर की तरह, सब कुछ भैया अपना लाइफ चला रही होती है। आप नन को सिस्टर से रिलेट कर सकते हो भैया, जो जिनको थोड़ा बहुत पता है, जो सिस्टर्स रहती हैं ना हमारी बड़े बड़े चर्च में। तो 1946 में जो मतलब एक ट्रेन से वो ट्रैवल करी होती है कोलकाता से दार्जिलिंग, और फिर उनको दोबारा से वैसी आवाज़ आती है जैसे आई थी ना फॉलो गॉड एंड सर्व अदर्स, वैसे वाली भैया उनको दोबारा से आवाज़ आ जाती है जैसे कि उन्होंने पहले सुनी थी कि भैया तुम्हें कॉन्वेंट स्कूल छोड़ देना चाहिए, टेरेसा एग्निस तुम्हें कॉन्वेंट स्कूल को छोड़ देना चाहिए और गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मतलब उनकी सिर्फ ऐसे एक दो की मदद नहीं करनी है, उनके बीच में रह करके उनकी मदद करनी है, उनके साथ रह करके उनकी मदद करनी है। शी फेल्ट इट वाज एन ऑर्डर विच शी कुड नॉट डिसोबे, उन्हें लगा कि ये कोई एक ऐसा ऑर्डर है जो डिसोबे नहीं कर सकती, जिसे वो मतलब हम बोल सकते हैं ना कि भैया जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो एंड कोट टू वर्ड्स टू फेल वुड बी टू ब्रेक फेथ। तो वो बोलती हैं कि अगर मैं फेल हो गई, ये सबसे बड़ा एग्जाम है मेरी ज़िंदगी का, और अगर इसी एग्जाम में मैं फेल हो गई तो मतलब कि मैं अपने मन का जो एक अंदर का, मेरी आत्मा का एक वो है ना फेथ है, मुझ पे विश्वास है, मेरे शरीर पे, वो भी खो बैठूंगी। तो दिस वाज द फाइनल टर्निंग पॉइंट दैट गेव बर्थ टू मदर टेरेसा दैट वी ऑल नो अबाउट। मैं क्या कहा था कि एग्नेस गोंसा बुजाक्सो का जो सफर था वो शुरू हो गया था व्हेन शी वाज एक्चुअली ऑफ 15, जब उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ आई, और ये अब मतलब एक टर्निंग पॉइंट था कि भैया मदर टेरेसा तो वो बन के रहेंगी। ठीक है, तो या गाइस दीज आर ऑल द वर्ड मीनिंग्स आउट देयर, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट वेरी वेरी क्विकली। ठीक है, तो ये रहे हमारी मीनिंग्स। शी आस्क्ड हर चर्च ऑर्डर टू गिव हर परमिशन। ठीक है, जिनका चर्च ऑर्डर रहता है वो उनको बोलती है कि मेरे को परमिशन दे दो कि मैं जो कॉन्वेंट है वो छोड़ दूँ और एक न्यू ऑर्डर स्टार्ट कर देती है, मतलब एक हम बोलते हैं ना एक ग्रुप स्टार्ट कर देती हैं नन्स का, जो कि उनको हेल्प करती हैं, गरीबों के साथ में रहती हैं और उनकी तरह जीवन व्यतीत करती हैं, उनकी हेल्प करती हैं। शी गॉट द परमिशन एंड द ऑर्डर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी वाज बोर्न इन 1948। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है मिशनरीज ऑफ चैरिटी 1948 में, और जो कि मतलब जहाँ पे वो फर्स्ट मतलब एक हम बोलते हैं ना एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड मदर सुपीरियर बन जाती है, मतलब सबसे ऊंचा वहाँ पे उनका दर्जा हो जाता है। शी हैड ऑल द कंट्रोल ओवर दैट, क्योंकि वो जानती थी कि जब तक सब कुछ उनके हाथ में नहीं रहेगा वो उनकी मदद नहीं कर पाएंगी। Now she gave up all her nuns' habits and dressed in a cotton blue bordered white sari which reflected her simplicity। तो मतलब उनकी सिंप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करना। देखिए गाइस, मैं ऊपर आपको लेकर के चलती हूँ जहाँ पे उनका ये था। गाइस देखिए हाउ इज शी एक्चुअली ड्रेस्ड। इन्होंने बहुत ही सिंपल कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, यू कैन सी हेयर इज मदर टेरेसा। तो उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी को दर्शाने के लिए भैया मैं सादगी का जीवन जी रही हूँ, इन्होंने नन के ड्रेसेस को छोड़ दिया, जैसे कि अलग अलग नन्स पहनती हैं। कुछ हिंदुज़म की बात करें तो कुछ संतरी रंग के कपड़े पहनती है, लाइक ऑरेंजिश टाइप ऑफ क्लॉथ्स। अब अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग होता है, तो आई डोंट नो अबाउट हर एक्चुअली, बट फिर भी वो छोड़ देती हैं। और फिर जिस तरह एक गरीब औरत कपड़े पहनती है, पुअर इंडियन वुमेन जैसे कपड़े पहनती है, वैसे कपड़ा पहनना वो स्टार्ट कर देती है। वो ड्रेस्ड सिमिलरली कि भैया उनके सिर के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ साड़ी का ही उन्होंने कुछ बांधा हुआ है कि भैया कवर करा हुआ है साड़ी को। शी सेट अप निर्मल हृदय, उन्होंने निर्मल हृदय कर करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। एंड हॉस्पिसेस फॉर द पुअर, हॉस्पिसेस क्या होता है, होम प्रोवाइडिंग केयर टू द सिक एंड द पुअर। अब जो लोग गरीब भी हैं और साथ में बीमार भी हैं, अगर उनको कोई प्रोवाइड करेगा, घर प्रोवाइड करेगा, उनकी देखभाल करेगा, तो वो थे उनके ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिसेस। पुअर लोगों के लिए थे और ऑर्फन्स लोगों के लिए थे, जो मर रहे थे, जो मतलब इनकी बहुत ही खस्ता हालत हो चुकी थी, उनके लिए थे। और उनको गाइस याद रखिएगा ये ईयर इंपॉर्टेंट है, 1979 में उनको नोबेल पीस प्राइज से भी अवॉर्डेड किया गया, मतलब अवार्ड उनको मिला था। नाउ बिगेन हर ग्रेट लेजेंडरी वर्क ऑफ सेल्फलेस चैरिटी एंड केयर टू द पुअर। मतलब अब उनका सही जो एक बोलते हैं एग्जाम स्टार्ट हो जाता है कि भैया आप तो भैया मतलब पूरा सब कुछ उखाड़ देना है, मतलब बिल्कुल ही हेल्प कर देनी है, बिल्कुल डुबो देना है अपने आप को इस पर्टिकुलर काम में।
तो मतलब उनका जो काम है ग्रेट काम है, लेजेंडरी काम है, यानी कि महान काम है, वो स्टार्ट हो जाता है। सेल्फलेस हो जाती हैं, उनको कुछ नहीं पता था कि भैया मैंने अपना जीवन भी जीना है। शी जस्ट डिवोट्स हर कंप्लीट लाइफ टू ऑल द पुअर पीपल ओवर देयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। और वो मतलब कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वो हेल्प कर सके और उनको मतलब ध्यान दे सके उनके प्रति। इन 1970 मैल्कॉम मुजेरिडी, नो इट्स एक्चुअली मुजेरिज, अ वेल नॉन ब्रिटिश राइटर केम टू कलकत्ता। तो देखिए जब मैल्कॉम आते हैं कलकत्ता में तो उनको क्या मिलता है, वेल वॉकिंग, जो वो एक स्ट्रीट से जा रहे होते हैं ही। तो कहीं देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का मतलब न्यू हमारे लिए वर्ड्स आने वाला, तो बी केयरफुल दिस टाइम। यहाँ पे देखिए फटाफट से, शी हैपन टू सी अ स्मॉल लिटिल फिगर इन अ स्लम। तो वो देखिए एक छोटी सी कोई फिगर है, कोई छोटा सा बंदा ही लग रहा है, मतलब दूर से कोई ऐसा सुकड़ा सा लग रहा है, कोई एक स्लम में, एक गंदे से इलाके में है। क्लीनिंग द सोर्स ऑन द बॉडी। अब देखिए सोर्स क्या होते हैं, जब हमें जख्म हो जाता है तो हमें उसके ऊपर पेनफुल पार्ट्स हो जाते हैं, तो उनको क्लीन कर रहा है ऑफ अ हाफ डेड मैन, जो कि एक आधा मरा हुआ आदमी है, विदाउट द स्लाइटेस्ट ट्रेस ऑफ डिस्गस्ट स्टेंच। मतलब कि थोड़ा सा भी उसमें एक ट्रेस नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी उस बंदे को बिल्कुल भी नहीं है। डिस्गस्ट एक्चुअली होता है घृणा, मतलब हमें कुछ गंदा काम करना, घृणा की भावना होती है। तो मतलब बिल्कुल भी उसको कोई घृणा की भावना नहीं है कि हालांकि इतनी गंदी बदबू आ रही है उस इंसान से, बट स्टिल दैट पर्सन इज कंटिन्यूसली क्लीनिंग द सोर्स। यहाँ पे सारे मीनिंग्स दिए हुए हैं, फिर से देख लीजिए आप, ठीक है। तो मतलब वो इतने बिजी हैं, ओके, दैट सिंपली मीन्स कि जब वो वहाँ से जाते हैं, मैल्कॉम वहाँ से जाते हैं, वो देखते हैं कि कोई बंदा वहाँ पे क्लीन कर रहा है, किसी हाफ डेड पर्सन के सोर्स को क्लीन कर रहा है, उसके पेनफुल पार्ट्स को क्लीन कर रहा है, और उसको बिल्कुल कोई मतलब ये बिल्कुल भी ऐसा मतलब मुंह पे उसको बिल्कुल ट्रेस नहीं कि भैया ये बड़ा ही वाहियात काम कर रहा है, उसको बदबू भी आ रही है, बट स्टिल वो बंदा बहुत ही मतलब शांत तरीके से उसको कुछ कर रहा है। ही कुड नॉट बिलीव दैट अ ह्यूमन बीइंग कुड लुक सो हैप्पी व्हाइल डूइंग सच अ रिपेलिंग टास्क। रिपेलिंग होता है जो पीछे खींच के लाए, मतलब इतना मतलब होता है ना विरुद्ध करने वाला काम, जिसके लिए भैया हम मतलब देशद्रोह कर दिया, द्रोह करने वाला काम। मतलब ऐसा वाहियात काम करते हुए कोई कैसे कर सकता है, मतलब इतनी खुशी से। द डीप वार्म ग्लो ऑफ पीस एंड लव ऑन ऑफ फेस व्हाइल cheerfully busy in her unflinching service to the rest of the earth made such a deep impression on his mind, and he wanted the whole world to know about this saintly person and her extraordinary work. तो वो देखते हैं कि एक बहुत ही शांत, एक बहुत ही सिंपलिसिटी को रिफ्लेक्ट करने वाला उनका चेहरा, जो कि अपने मस्त मतलब अपना काम कर रहा है विदाउट किसी हेजिटेशन के। रेज होता है मतलब जो बहुत ही मनहूस लोग हैं, जिन्हें माना जाता है, जिन्हें बहुत अनहैप्पी लोग माना जाता है कि भैया वहाँ जाएंगे तो भैया बड़े सब दुखी हो जाएंगे, उन लोगों के लिए भी वो काम कर रही हैं। एक ऐसा डीप एक्सप्रेशन है उनके दिमाग में, उनके मन में, और वो पूरी दुनिया को चाहते थे कि भैया बता दें, मैल्कॉम चाहते कि वो पूरी दुनिया को बता दें कि भैया इतना कोई सेंटली कैसे हो सकता है। दैट वाज एक्चुअली मदर टेरेसा। द रिजल्ट वाज हिज बुक इन डॉक्यूमेंट्री फिल्म उन्होंने बनाई मदर टेरेसा के ऊपर, समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड, कुछ भगवान के लिए कुछ सुंदर, वो उन्होंने उनके लिए बनाया था, विच ब्रॉड वर्ल्ड अटेंशन। और पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ शांति से काम कर रही थी, लेकिन अब उनका काम एक मतलब बोलते हैं ना एक क्रांति की तरफ फैल चुका था, एंड नाउ वर्ल्ड अटेंशन उनके ऊपर आगे दी, किसके ऊपर, मदर टेरेसा के ऊपर। बिफोर हर डेथ इन 1997 शी ओवरसॉ द ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस ऑफ अ मिशनरी ऑफ चैरिटी। तो उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी उन्होंने जो ओपन करा था एक ऑर्गेनाइजेशन, 1997 में उनकी डेथ हो जाती है। उससे पहले उन्होंने प्रॉपर्ली सुपरवाइज करा था सब कुछ, क्योंकि नंबर ऑफ कंट्रीज में वो काम कर रही थी, पोरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए वो काम कर रही थी। तो मतलब वो चाहती थी कि हर एक देश में जो उनके ब्रांचेज खोले जा सके, और हर एक देश में, हर एक कोने में, चप्पे चप्पे में क्या हो जाए, हर इंसान की हेल्प हो जाए। मदर टेरेसा यूज्ड टू से दैट वन मस्ट गिव लव टिल इट्स हार्ट्स। मतलब इतना प्यार देना चाहिए कि जब तक वो चापलूसी ना लगे ना, मतलब जब तक हमारे अंदर क्षमता है प्यार देने की, जब तक किसी के अंदर क्षमता है उस प्यार को सहन करने की, तब तक प्यार देते रहो, तब तक अपना जो प्रेम है, जो अपना ये डेडिकेशन है, उसको बस मतलब फैलाते रहो। शी वाज truly a saint of our times who brought comfort to the destitute, gave care to those who had no one to care for them, and made the most insignificant and unwanted human feel that God through the agency of Mother Teresa remembered them. तो गाइस क्या बोलते हैं कि भैया भगवान ने उनको काम करने के लिए भेजा था, तो एक ट्रूली सेंट थी उस वक्त की, आज के वक्त की, जिन्होंने हम बोलते हैं ना डेस्टिट्यूट यानी कि मतलब एक्सट्रीमली गरीब से गरीब इंसान की मदद की, उनको केयर दी जिनके पास कोई नहीं था केयर करने के लिए, और मोस्ट इंसिग्निफिकेंट और उन लोगों की उन्होंने मदद की जिन्हें लगता था कि भैया भगवान हमारे बारे में मतलब भूल गए हैं हमें बना करके। तो मतलब मदर टेरेसा के थ्रू उन्होंने हमें जाना पहचाना है। तो गाइस यही था हमारा छोटा सा चैप्टर जो था सेंट ऑफ द गटर्स लेसन था एक्चुअली, दैट वाज रिटन बाय प्रोफेसर नीजा माटू। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। मैं एक बार फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन कर दें ताकि आपको मीनिंग्स लेने में कोई प्रॉब्लम ना। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन,
वन एंड ये है भैया हमारा थर्ड वन। तो गाइज मुझे पता है बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट, तो मुझे पता है कि भैया कितनी प्रॉब्लम होती है सारे मीनिंग जब फाइंड करने पड़ते हैं गूगल से, एंड यू आर नॉट गोइंग टू एक्चुअली गेट अ वीडियो जहाँ पे सारे मीनिंग्स भी मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के। तो गाइज या अगर आपने बुक लेकर के बैठोगे आपको दोबारा से चैप्टर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अनलेस यू नीड टू रिवाइज इट वंस और थ्राइस और ट्वाइस इवन दो। तो गाइज या दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज दिस पर्टिकुलर लेसन दैट इज सेंट ऑफ द गटर्स। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर चाहिए था या फिर आपको पसंद आया तो इफ यू लाइक माई कंटेंट देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड या कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। उनका हंगामे में से थोड़ी सी गलती होगी। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव डेफिनेटली। बाय बाय, मुझे इन द नेक्स्ट वीडियो सून।